सर ये मुझे बताइएगा, हम बात कर रहे हैं कराची में होने वाली ये जो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ एक डेमोलिशन का प्रोसेस चल रहा है, विच इज़ गुड या काइंड ऑफ गुड, लेकिन इसकी कीमत जो है वो गालिब इम्कान यही है, या अब तक का जो हालात वाक़यात हैं उससे ये पता चलता है कि इसकी कीमत इस मरतबा भी एक मिडिल क्लासिए ने, एक आम आदमी ने चुकानी है, जो अपनी रोज़ी से गया, जो अपने मतलब सारे मामलात से गया। और वो जो लीज़ कराने वाले हैं, वो जो हुकूमतें चलाने वाले थे, वो जो जमहूरियतों के नाम की बांसुरी बजाने वाले थे, वो जो 30-30, 35-35, 40-40 साल से इक़्तिदार का हलवा जमहूरियत के नाम पर खाते ही चले जा रहे हैं, उन दोनों ने तो हाथ झटक दिया। तो फिर कसूरवार कौन, मैं, आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने शो में इनवाइट किया। आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि एक दफ़ा दोबारा आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज हुई और वो जो मगरमच्छ हैं जिन्होंने पैसे लोगों के खाए हैं, जिन्होंने फ्रॉड किए हैं, कोई कनाडा बैठा है, आप भी जानते हैं, नैब के रेफरेंस यहाँ पे पेंडिंग में है, कोई अमेरिका में ट्रक चला रहा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, और जिसका घर टूटा है वो है जिसके पास हुकूमत की वेरीफाइड लीज़ मौजूद है कि हाँ जी ये लीज़ मैंने ली है, SBCA के अप्रूवल भी मौजूद हैं। तो आप तमाम अदारे देख लें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देख लें, SBCA देख लें, आप तमाम ये लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ देख लें, आपको नज़र आता है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, सारों ने दास्ताने पहने हुए हैं। और 184(3) की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं चीफ़ जस्टिस साहब मेरे सपा सलार हैं, मैं इन्हीं अदालतों में पेश होता हूं, ये अदालतें मेरे लिए माँ की तरह हैं, इनकी बेहुरमती करने का मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन डैट बीइंग सेड, मुझे कानून ये ज़रूर राइट देता है कि मैं जजमेंट्स को क्रिटिसाइज़ करूँ। तो जो ऑर्डर्स आए, और जजमेंट भी नहीं आई, ऑर्डर्स आए और तमाम डेमोलिशंस का आपने ऑर्डर दे दिया, उसके अंदर चीज़ों को क्लियर नहीं किया गया। अभी भी ये मौजूद है, वो रिपोर्टें तो जमा होती रहेंगी, रिपोर्टें पड़ी रहेंगी, फिर कभी सुप्रीम कोर्ट आके कराची रजिस्ट्री बैठेगी, खुल गया मामला तो खुल गया, 2-4 और गिर जाएंगे, नहीं खुला तो फिर वही फाइलें उसी तरह वो मिट्टी पड़ जाएंगी और दोबारा कोई दुबई होगा, कोई कनाडा होगा, कोई इंग्लैंड होगा। डेमोलिशन के कुछ प्रिंसिपल्स भी देने चाहिए थे, किस तरह से किया जाए, ये एक बड़ा स्क्रूटिनाइज करना चाहिए था। जो एंटी इंक्रोचमेंट ट्राइब्यूनल के जितने भी केसेस चल रहे थे वो सारे विकेट कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए था। जिस बंदे ने लीज दे के अपनी ज़िंदगी की पूंजी जमा करा के वो अपना घर लिया है, आप उसकी माँ बहन बेटी को बाहर घर के नहीं छत गिरा के बाहर नहीं सड़क पे खड़ा कर सकते। ये तो बड़ी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो सकती है। मैं तो परेशान हूँ कि ये जिन लोगों के घर गिरा दिए गए हैं, जिन लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया, हालांकि इनकी कोई गलती नहीं थी, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो उस ऑर्डर के बड़े ख़तरनाक आए हैं। और मैं नहीं समझता कि वो जो ऑर्डर है वो कानून के अंदर भी पूरी तरह से सस्टेनेबल है। हाँ, इतनी बात मैं कह दूं, है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मानना पड़ेगा, मानना मुझे भी पड़ेगा, मानना आपको भी पड़ेगा, हर शहरी, हर हुकूमती ओहदेदार को वो हुक्म मनोवन तस्लीम भी करना पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। लेकिन इस बात को कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक दफ़ा दोबारा सेठ का पैसा बच गया, उसका अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, उसको हथकड़ी नहीं लगी, वो वहीं पे बैठे हुए हैं सारे के सारे। MQM पीपल्स पार्टी पे डाल देती है। सर बैठने पे मुझे याद आया कि आजिज धामरा साहब देर से बैठे हुए हैं। आजिज धामरा साहब, सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी मैं सुन रहा हूँ सर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद एक मरतबा फिर कहूँगा ताकि आप मुतमईन हो जाएँ। लेकिन सर पूछना ये था कि ये जमहूरियत का ये कैसा सफ़र है जिसमें जमहूर को कभी महंगाई, कभी कसाद बाजारी, कभी अफलास, कभी किसी और चक्की में पीसा जाता है। लेकिन खुशी की खबर ये है कि जमहूरियों को चलाने वाली या वो सियासी जमातों को चलाने वाले जुगाड़िए, वो बड़े बड़े मगरमच्छ, वो भी इस मरतबा बच गए। पिसा है तो एक आम महरूम तबका, वो तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी सियासी जमात की प्रायोरिटी लिस्ट में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नूरुल आरिफीन साहब, पहली बात तो आप कह रहे हैं कि जमहूर और जमहूरियत ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम चीज़ें हैं। नो डाउट कि इस मुल्क के अंदर जमहूर के लिए किसने कितना सोचा, और जो पार्टी हुकूमत में आई है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके जिन जिन पार्टी के अदवार रहे हैं उनका हिसाब किताब, उनका सवाल ज़रूर उनसे पूछना चाहिए, जिस तरह पीपल्स पार्टी थर्ड टाइम सिंध में भी है। इससे पहले 5 साल गवर्नमेंट में रही पीपल्स पार्टी 2008 से 2013 तक, उसमें रिफॉर्म्स आए, उसमें आइन का असल हुलिया जो था वो 18th अमेंडमेंट में बहाल किया गया। सूबों को
स्ट्रेंथन किया गया, वो अलग बात है कि उस पर अमल कितना हो रहा है वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद जब सूबाई गवर्नमेंट आती है, ये जो अभी इंक्रोचमेंट का इशू है ये बिल्कुल जेन्युइन इशू है, आम इंसान का, आम लोगों का और झमूर का इशू है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के जो फाइनेंशियली सूरत हाल है वो कभी आइडियल नहीं रही, इसमें आमरत के भी दौर होते हैं, मगर बदकिस्मती से हम सिर्फ आइडेंटिफाई करके उन अदवार को जो है वो तनकीद करते हैं जो 18 माह की हुकूमत में आके फिर घर भेज दिए गए, जो 30 महीने के हुकूमत के बाद फिर घर भेज दिए गए, मगर वो 10-10, 12-12 साल की हुकूमत जो थी उनको हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं या मिस किए जाते हैं या हमसे भूल हो जाती है शायद, इसलिए हम उनको यहाँ पर काउंट नहीं करते। जब तक अकाउंटेबिलिटी और तबसरे में वो सारे अदवार नहीं आएंगे, आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि किस दौर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आते हैं सूबाई गवर्नमेंट के अंदर, जब फेडरल गवर्नमेंट की ख़त्म हुई और जो अपना जो पैसा था वफाक का, NFC अवार्ड का, वो एक सूबा अभी भी चला रहा है मगर वो उसको ड्यू नहीं मिल रहा। मगर उसके बाद महदूद वसाइल के बाद जिस सूबे के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो आज सेहत की महंगी तरीन जो इलाज है, जो आम ठेले वाले जो जमूर की बात करते हैं, आम क्लर्क, आम प्यून, अगर अल्लाह ना करे कि उसको दिल की तकलीफ हो और उसको 5 से 8 से 10 लाख रुपए खर्च करना पड़े, तो कराची समेत 10 ऐसे यूनिट हैं उस सूबाई हुकूमत के पास जो अपने अवाम का फ्री इलाज कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम का फ्री इलाज कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट का इलाज जो आप अपना इंडिया के लिए आप वीज़ा लेने के लिए परेशान होते थे, वो गंबट में होता है, किडनी का होता है। और कराची के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हमारी होती है, अगर आप जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, स्कीम है, मुझे बात पूरी करने दे, मैं यहाँ आता हूं। अगर आप मुझे इजाजत देंगे कि जमूर और जमहूरियत के चैंपियन के हवाले से तो मुझे तफसील में जाना पड़ेगा। अगर हम एक पॉइंट पे तबसरा करेंगे तो चलो, मैं नहीं जाता किसी और बात में। ये जो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, देखिए पूरी सिंध में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि लाड़काना से राइस कैनाल से लेके आप दरिया के कैनाल्स पे जितने भी लोग थे उनके घर जो है वो मसमार किए गए। कराची के हवाले से आपको याद होगा एक हमारे सूबाई वजीर सईद गनी साहब की ये स्टेटमेंट थी कि हम लोगों को इस तरह नहीं उठा सकते, चाहे मेरी वजारत चली जाए तो चली जाएगी। हुआ क्या? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट बज़िद है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारे घर मसमार किए जाएं। मैं अभी नाम तो नहीं सुन सका क्योंकि मैंने देर से ज्वाइन किया आपका प्रोग्राम, जो अभी भाई बात कर रहे थे, मगर वो जो जिम्मेदारान हैं और वो जो पार्टी वो कहती है कि सिंध में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और एहसास महरूमी के जो मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं, वो पार्टी 87 से इन लोकल बॉडी के ऊपर फुल फ्लेज पावरफुल के तौर पर थी और उन्हीं के इदारों के ये लोग थे जो NOC दे देते थे, लीज जाली हो जाती थी, लोगों ने घर सर आपकी बात को मैं बिल्कुल मनोन तस्लीम किए लेता हूं, लेकिन ये बात भी हजम करना एट द सेम टाइम लीज आजिज दामरा साहब, सर अगर आप मेरा ज़िमनी सवाल ले लीजिए, आपकी वजाहत तो मुझ तक पहुंच गई, लेकिन मेरा ज़िमनी सवाल आप तक पहुंचे। आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम बुराई MQM ने अपने तौर पर फैलाई और आपके वज़राए आला जो जमहूरियत के मुगन्नी थे, ये इनको पता ही नहीं था कि बारात कहाँ जा रही है, तो फिर ये वज़ीर आला कैसे हुए? मैं इस स्टूडियो में बैठा हूं, मेरी मर्जी के बगैर इस वक्त मेरे सेट पे कोई मामा किसी का भी आगे नहीं बैठ सकता। मैं एक छोटा सा आदमी हूं, स्ट्रगलर हूं अभी तक। ये वज़ीर आला तो सुना है बहुत बड़ा चैंपियन होता है, उसको नहीं पता था वो पुलिस की आगे पीछे 10 गाड़ियां 15 गाड़ियां लेकर के जाता है। सर उसको नहीं पता कि MQM वाले क्या कर रहे थे? नूरुल आरफीन साहब, वजीर आला पे आपके चार्जेस ठीक है, मैं आपसे मतलब वो इख्तलाफ नहीं करता कि क्यों सवाल कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि मैं अगर चाहूं तो मेरे सेट पे कोई ऐसे नहीं कर सकता है। बोल एक चैनल है, दिन में कितने टॉक शोज होते होंगे? क्या नूरुल आरफीन सब टॉक शोज का हेड होता है और उसकी मर्जी के बगैर कोई? मैंने जो सवाल किया वो अंडरस्टूड था। जब मैं अपने सेट की बात कर रहा हूं तो मैंने बात खत्म कर दी। जवाब दे रहा हूं ना, पाकिस्तान में 3 टियर्स गवर्नमेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि फेडरल का काम प्रोविंस कर सकती है, प्रोविंस का काम लोकल बॉडी कर सकती है। यहां पर फेडरल गवर्नमेंट है, यहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, यहां पर लोकल बॉडी की गवर्नमेंट है। सिर्फ मलबा एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे जब और वजीर आला पे डाला जाएगा तो ये KMC किस लिए है, वो पावरफुल कैसे थी, वो काम किस तरह कर रहे थे, ये DMC क्या कर रही थी? क्या ये पाकिस्तान की आईनी हुकूमत नहीं है और उसके मातहत इदारे मौजूद नहीं है? सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। आजिज दामरा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। डिनाई करेंगे? राइट सर, गॉट योर पॉइंट। मैं आपकी तरफ आता हूं। बिलाल गफ्फार साहब, सर आजिज दामरा साहब ने जो तस्वीर का रुख हमारे सामने पेश किया है, क्या इसे ऐसे ही मनोन आप कबूल कर लेंगे? आप ये तस्लीम कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो इसका ठोस जवाब आपको देना होगा। सोच समझ के हामी भरिएगा कि वज़ीर आला
जो तमाम लाव लश्कर के साथ हम पर नाजिल हो जाता है, कहीं से भी। आजिज धामरा साहब इसके बारे में शायद यकीनन एक मुफस्सिल तकरीर फरमाना चाहेंगे जब उनका वक्त आएगा। लेकिन उस वजीर आला को, उस मासूम परिंदे को, उस पंछी को ये नहीं पता चलता कि MQM वाले कब कहाँ कौन सी ईंट कौन सा पत्थर भेज गए। उसको ये नहीं पता चलता कि MQM के काउंसिलर्स, MQM के मेयर्स, MQM के डिप्टी मेयर्स शहर में कब कहाँ क्या काम कर गए। जब सब कुछ हो जाता है तो वो खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देता है सानू की। सर ये मान लिया जाएगा? सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, आजिज धामरा साहब आई लव यू, मैं आपकी तरफ आता हूँ, बिलाल अहमद गफ्फार साहब से बात कर रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। देखिए आजिज साहब, देखिए लव यू टू, मगर मैं कह रहा हूँ मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। बिलाल अहमद गफ्फार आजिज साहब है ना, बड़े सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मैं इनको एक बता दूं थोड़ा इनकी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि जो लोकल बॉडीज एक्ट जो सिंध में जो लास्ट है, उसमें जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो सिंध में जो कचरा उठाता है, उसके चेयरमैन भी हमारे वजीर आला हैं। वाटर बोर्ड जो पहले KMC के पास होता था, मेयर के पास होता था, वो अब वजीर बल्दियात के पास है। आपका सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आपके वजीर बल्दियात के पास है। अच्छा, अब हम बड़ा सुनते थे, अब हमें, मैं तो चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब हमें पता चला। हमने तो वो बड़ा सुना था नासिर वो मंजूर काका सिस्टम, अब हमें पता चला कि जो सिंध का बजट बनाता है वो यूनुस मेमन बनाता है। कौन है यूनुस मेमन, ये तो मुझे आप जरा बताएं। और ये जो अब पता चला कि जो सिंध का बजट है, सारा डेवलपमेंट बजट है, वो फेक अकाउंट, फालूदे वाले अकाउंट फिर जरदारी सिस्टम में जाता है। तकरीबन 13 साल में 2500 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट के लिए बजट बुक्स में के खर्च हो गए। आप चले पूरे सिंध में कहीं आपको नजर आता है कि 2500 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट के लिए खर्च हुए, फिर ये कहते हैं हमारे पास अख्तियारात नहीं है। कबूल करता हूं आपका। सिंध में अभी मैं आपको बताता हूं कि जो सिंध में जो आपका कराची में जो 6 अजला हैं, वहां पे कचरा भी नहीं उठा सकते और इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के पास है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कराची से कचरा उठाने के लिए। और मैं आप वो कॉन्ट्रैक्ट देखें, डॉलर टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं कचरा उठाने के लिए। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि लेबर आपकी लोकल यूज हो रही है और आप जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं डॉलर में। तो जो हम नहीं तो वो ये आपको ये सिंध की किताबें, जवाब भी ले लेते हैं आजिज धामरा का। सर जवाब दीजिए फिर ब्रेक पे जाऊं। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो बात की, ये आप कब की बात कर रहे हैं? पहले तो आप इंक्रोचमेंट की बात कर दी, मैंने 87 से जिस पार्टी का नाम लिया, तो अभी आप आ गए हैं जब 5, 6, 7 साल की बात कर रहे हैं ना, 5 साल की बात, और वो भी DMCs की रिकमेंडेशन पे, DMCs की रिकमेंडेशन पे। मैं आपका एक चैलेंज कबूल करता हूं। अभी मेरे भाई में टीवी नहीं है, मैं नाम भूल रहा हूं, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं और मैं डिसएग्री करता हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से भी और आपसे भी कि आप सिंध चलें और नूरुल आरफीन साहब रेफरी के तौर पर इनकी कैमरा चलेगी कि डेवलपमेंट साइड पे अगर सिंध सबसे आगे नहीं हुआ, हेल्थ सेक्टर में अगर सिंध सबसे आगे नहीं हुआ, एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां अगर सिंध ने नहीं बनाई, तो ये पैसा भाईजान कहां से आया? अगर सारा चोरी हो गया तो ये डेवलपमेंट कहां से हो रही है? कराची की सड़कें, अंडरपासेस, कराची के इदारे, 7 हमारे पास कैडेट कॉलेज हैं, जिसमें से पाकिस्तान का वाहिद खवातीन का कैडेट कॉलेज नवाब शाह के अंदर है, एक हैदराबाद कराची में बन रहा है। मैं आपके चैलेंज को कबूल कर रहा हूं इस प्रोग्राम में। मेहरबानी करके डेट अनाउंस करें, मेरे साथ चले और सिंध की डेवलपमेंट को देखें और बाकी सूबों को कंपेयर करें। मैं आपसे मेरी गुजारिश आपसे, DMCs ने कहा, और नूरुल आरफीन साहब आपने जिस चीफ मिनिस्टर के लिए कहा है, मैं इस पे नाराज नहीं हूं, मैं सियासी कारकुन हूं, तनकीद होनी चाहिए, मुझ पे भी, मेरी पार्टी पे भी होगी, मगर क्या ये सिर्फ सिंध का सारा जो मलबा है एक चीफ मिनिस्टर पे है? बाकी चीफ मिनिस्टर के दौरों में ये इंक्रोचमेंट नहीं हुई है। ये इंक्रोचमेंट 2004 की कोर्ट की गई है, उसमें पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं है। ठीक है, अच्छा इजाज दामरा साहब कहीं भी नहीं है। आपने चैलेंज अखबार में ये कोर्ट किया गया है। इजाज दामरा साहब आपने चैलेंज किया है, मैं आपको दावत देता हूं कि मेरे हल्के के बराबर में PS 104 सीनियर वजीर सईद गनी साहब का हल्का है। आपने पूरे सूबे को चैलेंज किया है। पूरे सूबे में आप एक हॉस्पिटल किसी सूबे की बताएं और पाकिस्तान की जिसमें दिल का फ्री इलाज होता है। मैं आपको सभी जवाब बताऊं। आप सईद गनी साहब का हल्का PS 104 में मेरे साथ चलें, वहां ना कचरा है, वहां मुंशियात है, चाहे आजम बस्ती ले लें, अख्तर कॉलोनी ले लें, अरे भाई कचरा अभी की बात है क्या? कराची कचरा ज्यादा हो गया है। अच्छा, और आप कीजिएगा।